इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। शेयर मार्केट में पिछले 4 सालों में या कोविड के समय से बहुत से लोग आए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट पार्टिसिपेशन कोविड के बाद से लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते डीमैट अकाउंट और तेजी से ग्रो करता मंथली एसआईपी अमाउंट बाजार को लगातार मजबूती दे रहा है। स्टॉक मार्केट के बारे में सारे एक्सपर्ट इस तथ्य पर एकमत रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में 20% स्ट्रेटेजी चलती है और 80% मानसिकता यानी साइकोलॉजी बाजार में बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर मार्केट में लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के संबंध में जो सेबी का डाटा है, जिसमें 89% लोगों के नुकसान उठाने की बात सामने आई है, उनमें भी इस बड़े वर्ग के लॉस के पीछे कमजोर साइकोलॉजी ही है। गैम्बलर फैलेसी नुकसान उठाने वाली मानसिकता है जिसका शिकार रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और बाजार में नुकसान उठाते हैं। साइकोलॉजी की किताबें में इसे गैम्बलर फैलेसी कहा गया है। जब कोई व्यक्ति में पूर्व में हो चुकी एक जैसी घटनाओं के बाद फिर से इसी तरह की घटना होने में विश्वास नहीं रखती, तो उसमें कहा जाता है कि ये व्यक्ति परिस्थितियों पर जुआ खेल रहा है और सच को नकार कर अपने जुए को सही ठहराने के लिए कुतर्क कर रहा है। इसे मोंटी कार्लो फैलेसी या द फैलेसी ऑफ मैच्योरिटी ऑफ चेंजेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति ये मानता है कि जो भी घटना बार बार हो गई है वो अब नहीं होगी। ये सोच स्टॉक मार्केट के लिए लिए गए निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? ये सोच स्टॉक मार्केट के लिए कैसे निर्णय को प्रभावित करती है? वो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक या बाजार लगातार बढ़ रहा है और वो 30% बढ़ चुका है। अब गैम्बलर फैलेसी से ग्रस्त व्यक्ति ये सोचेगा कि इतनी तेजी आ चुकी है, अब ये गिरेगा। बार बार मार्केट में गैप ओपनिंग हो रही है, लेकिन इस फैलेसी से ग्रस्त व्यक्ति सोचेगा कि इतनी बार लगातार बढ़ने के बाद अब भाव गिरेगा। ट्रेंड रिवर्सल के बिना किसी संकेत या बिना किसी एनालिसिस के ये व्यक्ति गैम्बलर फैलेसी में उलझकर अपने निर्णय लेगा और शेयर मार्केट में नुकसान उठाएगा। फेडरल कैपिटल रिसर्च के फाउंडर कलीम खान गैम्बलर फैलेसी के बारे में कहते हैं कि शेयर मार्केट में कई लोग इस मानसिकता के शिकार हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर शेयर मार्केट में गिरते हुए स्टॉक को खरीदकर या बढ़ते हुए स्टॉक को बेचकर नुकसान उठाते हैं। वे बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये स्टॉक इतना तो गिर गया है और कितना गिरेगा, और वे इसे खरीद लेते हैं जिसका अंजाम नुकसान होता है। वे सत्यम कंप्यूटर्स जैसे उदाहरण भूल जाते हैं। कलीम खान ने कहा कि रियल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में एक बात कही जाती है कि अगर आप किसी स्टॉक की बढ़त पर यह सोचते हैं कि ये बढ़त बहुत हो चुकी है, अब नहीं बढ़ेगा, तो बाजार आपके समय के साथ बताएगा कि असली बढ़त क्या होती है। इसी तरह कोई व्यक्ति सोचता है कि स्टॉक इतनी गिरावट के बाद अब नहीं गिरेगा, तो उसे भी बाजार बताएगा कि असली गिरावट किसे कहते हैं। किसी भी लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राइस मूव इन ट्रेंड्स। अब आप नहीं समझे होंगे कि गैम्बलर फैलेसी स्टॉक मार्केट में किस तरह आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। मोनाको के कैसीनो डी मोंटे कार्लो के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जहां 1913 में इसे देखा गया था। ये एक भ्रम वाली गलत सोच है, क्योंकि प्रत्येक घटना को एक अलग घटना माना जाना चाहिए। बड़े खिलाड़ी कहते हैं कि पिछला परफॉर्मेंस बीती रात थी, उसे आने वाले परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हर घटना को स्वतंत्र माना जाना चाहिए तथा उसके परिणामों का अतीत या वर्तमान की घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिना इस मानसिकता को छोड़े स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हुआ जा सकता।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटरी ने इन पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थानों को कंपनी से फंड के डायवर्शन के आरोप में कार्रवाई की है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या मार्केट रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की ओर से 22 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा गया कि अनिल अंबानी ने RHFL के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से RHFL से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपा कर रखा था। हालांकि RHFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के ऋण देने की तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉरपोरेट लोन की जांच की थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। इससे पता चलता है कि शासन में महत्वपूर्ण विफलता है, जो अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ समय प्रबंधकीय कर्मियों की ओर से संचालित है। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक अडानी ग्रुप ने ब्लॉक डील की मदद से शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट्स में अपनी 2.84% हिस्सेदारी को बेच दिया। इस डील की मदद से अडानी ग्रुप 4200 करोड़ रुपए जुटाएगी। सीमेंट स्टॉक जिसमें इस साल लगभग 22% की बढ़ोतरी हुई है। इस बड़ी डील के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर 4% उछल गए और दिन के हाईएस्ट लेवल 659 रुपए पर पहुंच गए। इसके लिए बैंकर द्वारा एक टर्म शीट जारी की गई है, जिसके अनुसार अडानी ग्रुप की इकाई होल्डिंग इन्वेस्टमेंट 600 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर कंपनी के 6.99 करोड़ शेयर बेचेगी। इस साल की बात करें तो अंबुजा सीमेंट के शेयरों में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स में 12% की बढ़त हुई है। बता दें, अडानी ग्रुप के पास मौजूदा समय में अंबुजा सीमेंट में 70.33% की हिस्सेदारी है। वहीं दूसरी तरफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के पास 50.90% की हिस्सेदारी है। अक्टूबर 2023 से ही अडानी ग्रुप ने वारंट की सदस्यता की मदद से कंपनी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी 70.33% तक बढ़ गई। इस इन्वेस्टमेंट में से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो ग्रुप ने इसी साल की शुरुआत में किया था। वहीं 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 2022 में किया गया था। देश में सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में अडानी सीमेंट्स दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, ACC और सांधी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इन सब की संयुक्त उत्पादन क्षमता 78.9 मिलियन टन है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा के शेयर एक बार फिर फोकस में बने हुए हैं। शुक्रवार को स्टॉक में अपने पिछले बंद से 257 से 3.3% बढ़त के साथ 265.7 के लेवल पर कारोबार ये कर रहा था। इरेडा ने पिछले हफ्ते 10% से अधिक की बढ़ोतरी हासिल की थी। बता दें, 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग से पहले ये तेजी दर्ज की गई। 29 अगस्त को होने वाली बोर्ड की मीटिंग में FPO या अन्य माध्यमों से 4500 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। बता दें, बुधवार को शेयर मार्केट क्लोज होने के बाद
कंपनी ने एक फाइलिंग में एफपीओ या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट राइट इशू, प्रेफरेंशियल इश्यू सहित अन्य तरीकों से फंड इकट्ठा करने की जानकारी दी। कंपनी ने संकेत दिया कि वो अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने और प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए इन विकल्पों पर विचार कर रही है। बता दें, अप ट्रेंड के बाद भी इरेडा के शेयर अपने टॉप लेवल से 310 से लगभग 25% गिरकर 230 से 255 रुपए के बीच कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रुख अपनाते हुए 29 अगस्त को होने वाली बोर्ड मीटिंग के लिए किए गए फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। सेक्टम वेल्थ के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल चीफ आदित्य अग्रवाल ने कहा कि फंड जुटाने की खबरों के कारण शेयर ने इस रेंज से बहुत अधिक तक की बढ़त हासिल की है। इसमें 270 से 276 के लेवल की ओर बढ़ने का पोटेंशियल है। हालांकि मिड टर्म के लिहाज से शेयर के 235 से 285 के व्यापक दायरे में कारोबार की संभावना है और हाई लेवल पर मुनाफा वसूली का दबाव बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि 210 रुपए के लेवल पर यह गिर सकता है। उन्होंने निवेशकों को सुझाव देते हुए कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर 270-280 रुपए के करीब इरेडा में प्रॉफिट बुकिंग करने और 230 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस के साथ 240 से 245 रुपए की गिरावट का उपयोग करने की उम्मीद है। बता दें, इरेडा 29 नवंबर 2030 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 32 रुपए के इशू प्राइस के साथ लिस्ट हुआ था, जिसके बाद अब तक इसने अपने निवेशकों को 710% से अधिक का रिटर्न दिया है। शेयर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तेजी वाला बना हुआ है। बाजार कुछ ग्लोबल इवेंट का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ऊपर जाने के लिए तैयार है। निवेशकों को सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। ब्रोकिंग फर्म सिटी ग्रुप ने रियल्टी सेक्टर से 5 स्टॉक बताए हैं जिनमें आने वाले समय में हलचल हो सकती है। वो 5 स्टॉक कौन से हैं, एक रिपोर्ट से समझते हैं। सिटी ने प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के शेयर पर बाय रेटिंग मेंटेन की है। इसे 1841 रुपए से 2020 रुपए तक के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हाल के ऑपरेटिंग ट्रेंड को शामिल करें तो प्रेस्टीज का अच्छा प्रदर्शन जारी है, जिससे इसके वैल्यूएशन को बनाए रखना चाहिए। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ 1730 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। सिटी ने ओबरॉय रियल्टी लिमिटेड के शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस को 1649 रुपए से बढ़ाकर 1840 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वैल्यूएशन महंगा है और प्री सेल्स वेग में लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। ओबरॉय रियल्टी के शेयरों में शुक्रवार को 1.5% की गिरावट के साथ 1708 रुपए पर वो ट्रेड कर रहे थे। सिटी ने फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के शेयरों पर 3885 रुपए से 40,040 रुपए तक के टारगेट प्राइस दिए हैं। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी की आय का अनुमान वित्त वर्ष 25-26 तक 2-4% बढ़ जाएगा। इसने कहा कि कंपनी देश भर में नए मॉल की अपनी पाइपलाइन का अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगी। फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 1.12% की गिरावट के साथ 3648 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। सिटी ने शोभा लिमिटेड के शेयर का टारगेट प्राइस 1479 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए के साथ सेल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि रियल एस्टेट कंपनी हाल के परिचालकों रुझानों को शामिल करने के लिए अपने लक्ष्य को बढ़ाएगी। सिटी ने डीएलएफ लिमिटेड के शेयरों पर टारगेट प्राइस 702 रुपए से बढ़ाकर 790 रुपए करने के साथ ही सेल रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी स्वस्थ मांग के माहौल और कैश के फ्लो के कारण अपने लक्ष्य को बढ़ाएगी।
व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने व्हाइट ओक कैपिटल ऑर्बिटेज फंड के लॉन्च की घोषणा की है, जो ऑर्बिटेज अवसरों पर केंद्रित एक ओपन एंडेड स्कीम है। नया ऑफर FNO 28 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 3 सितंबर को बंद होगा। फंड का लक्ष्य मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑर्बिटेज अवसरों में निवेश करके रिटर्न जनरेट करना है। साथ ही बाकी बचे फंड को डेट और मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में आवंटित किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में फंड अपनी एसेट्स का 65 से 100% इक्विटी और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में आवंटित करेगा, जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव शामिल है। ये 0 से 35 डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आवंटित करेगा, जिसमें मार्जिन मनी शामिल है। इसके अतिरिक्त फंड का 0 से 10% REIT और INVITS द्वारा जारी यूनिट्स में निवेश किया जा सकता है। रक्षात्मक परिस्थितियों में फंड अपनी एसेट्स का 0 से 65% इक्विटी और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में आवंटित करेगा, जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव शामिल है। ये 35 से 100% डेब्ट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आवंटित करेगा, जिसमें डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में लगाई गई मार्जिन मनी शामिल है। इसके अतिरिक्त फंड का 0 से 10% REITS और INVITS द्वारा जारी इकाइयों में निवेश किया जा सकता है। यदि उपयुक्त ऑर्बिटेज अवसर उपलब्ध नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर डेरिवेटिव का उपयोग कर इक्विटी पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है या शॉर्ट टर्म डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकता है। ये स्कीम केवल ग्रोथ ऑप्शन के साथ रेगुलर और डायरेक्ट दोनों योजनाएं प्रदान करती है। एक मुश्त खरीद के लिए न्यूनतम निवेश राशि 500 रुपए और उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में होगी। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक SIP के न्यूनतम निवेश राशि 100 रुपए होगी, जिसमें न्यूनतम 6 किस्तें होंगी। इकाइयों की प्रत्येक स्विच खरीद इन संबंध में यदि आवंटन की तिथि से 7 दिन के भीतर इकाइयों को भुनाया या स्विच किया जाता है, तो 0.25% का एग्जिट लोड होगा। यदि आवंटन की तिथि से 7 दिनों के बाद इकाइयों को भुनाया या स्विच किया जाता है, तो कोई एग्जिट लोड दे नहीं है। इस स्कीम को निफ्टी 50 ऑर्बिटेज TRI के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा और इसका प्रबंधन रमेश मंत्री, आशीष अग्रवाल और पीयूष बरनवाल ऋण निवेश द्वारा किया जाएगा। ये स्कीम उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मुख्य रूप से इक्विटी मार्केट के कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑर्बिटेज अवसरों में निवेश के माध्यम से अल्प से मध्यम अवधि के रिटर्न की तलाश कर रहे हैं। स्कीम के रिस्कोमीटर के अनुसार इसमें कम जोखिम है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।